So friends, good afternoon from Global College of Law, and this we are talking about Contract 2. When we talk of Contract 2 means Indian Contract Act Part 2, which is for LLB second semester and also BLLB somewhere. जी कब है BLLB सर? जो भी होगा। हाँ तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपने देखा हो, मेहताब साहब पढ़ाते थे। तो मेहताब साहब ने ही बच्चों के लिए इनका एग्ज़ाम है। कब है एग्ज़ाम सर? अभी आने वाली डेट है 27 से स्टार्ट है 27 से स्टार्ट है। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स ऑफ LLB एंड BLLB both, and I request that every student should watch this video. Okay, so कॉन्ट्रैक्ट 2 मीन्स पहला पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसमें सेक्शन 75 तक है। 75 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जी और इसमें आगे चल के व्यवहारिक कॉन्ट्रैक्ट है। व्यवहारिक माने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस तरह से बिजनेस की जाती है और बिजनेस में क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी माने देखा हुआ आपने, कोई लोन लेता है बैंक से बिजनेस के लिए या किसी के लिए, तो उसमें गारंटी दी जाती है, वो गारंटी है। तो ये सेक्शन 126 से 144 तक इसको डील किया गया है। और इसमें पहले तो ये है गारंटी में कितने पार्टी होती है। तो मेहताब साहब कहते हैं एक प्रिंसिपल बोरोवर होता है और दूसरा सियोरिटी होता है। नंबर 3 क्रेडिटर। क्रेडिटर माने जो लोन देता है, जी जैसे बैंक ने लोन दिया तो वो क्रेडिटर हो गया। जी सियोरिटी माने जैसे मैंने गारंटी दी, और प्रिंसिपल डेटर मीन्स जैसे मेहताब साहब ने लोन लिया। जी तो ये वो हो गया। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में ये होता है कि यदि डेटर प्रिंसिपल डेटर लोन देने में फेल हो जाता है तो डेटर एंड गारंटर आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। jointly and severally liable, they will not be discharged until that particular transaction of loan is cleared as per the terms of sanction. So this is contract to guarantee। और इसमें दूसरा पॉइंट आपने सेक्शन 129 में दिखाया, कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब ये होता है जैसे आपने एक लोन लिया और फिर गारंटर की सहमति से उसी में एक लोन और ले लिया, सो वो गारंटी कंटिन्यू करेगी। जी या आपने कोई ऐसा वो लिया कि जिसमें फ्लोटिंग चार्ज है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कि लोन घटता बढ़ता रहता है, तो वो गारंटी वहीं रहेगी। या आप समझ लीजिए जैसे मीन्स जब तक वो लायबिलिटी क्लियर नहीं हुई है तब तक वो चलेगा। इसको और आप ढंग से पढ़ लें, फ्रॉम एग्जाम एंगल से किताब को पढ़ें और समझें। अच्छा, अब ये है कंटिन्यूइंग गारंटी को क्या रिवोक किया जा सकता है। 130 रिवोक का मतलब कैंसिल, जी इन्वोक का मतलब लागू। इन्वोक तब होता है कि जब लोन देना फेल हो जाए तो उसको चालू, उसे बैंक एक्शन चालू कर दे, और रिवोक का मतलब है वो कैंसिल कर दे गारंटी को। तो रिवोक ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाई श्योरिटी डेथ, क्या श्योरिटी की डेथ से वो रिवोक हो जाएगी। मान जो गारंटर है तो उसने वो डेथ हो जाती है, तो क्या वो गारंटी रिवोक हो जाएगी? नो, उसके हेयर अप्रेंट को देना पड़ेगा। आप सुनिए सर, जैसे मैंने गारंटी दी है और मैं एक्सपायर हो जाता हूँ तो मेरे जो लीगल हेयर हैं दे आर लाइबल टू रिपे एज पर दी टर्म्स ऑफ गारंटी, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझे साहब, इसको ध्यान से पढ़ें। श्योरिटी या बोरोवर कोई भी एक्सपायर हो जाता है तो वो गारंटी कभी रिवोक नहीं होती। सेक्शन 131 से ध्यान रखिए। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाई वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 133 में लिखा है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएशन कर दिया तो वो हो जाएगा। जी विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट माने आपने कोई लोन, नया लोन दे दिया और उससे कंसेंट नहीं ली, कंसेंट नहीं ली, और आपने उससे कंसेंट लेके लोन का टाइम बढ़ा दिया या लोन की इंस्टॉलमेंट बढ़ा कोई दी, भी वेरिएंस कर तो दिया, वो कतई लायबल नहीं है, और वो हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। यदि आपने गारंटी बॉन्ड में कोई परिवर्तन कर दिया और नया गारंटी बॉन्ड रखा, वही गारंटी बॉन्ड लागू होगा जिसको उसका साइन है। जी जी समझे सब? जी तो ये चीज़ है, ये बहुत अच्छा बनाया है मेहताब साहब ने। ये सेक्शन 126 से लेकर 133 तक है, और आप इसमें 3 चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाई श्योरिटी, एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाई वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद है बेलमेंट।
पहली बात तो ये बेलमेंट होता क्या है, व्हाट इज बेलमेंट। आपने देखा हो गारंटी में लोन लिया जाता है, जी। बैंक देता है। बेलमेंट इसका थोड़ा रिवर्स है। हम अपनी चीज लेके जाते हैं, जैसे पार्किंग में जाते हैं, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो हमने बेलमेंट कर दिया इसको। बेलमेंट करते। सो ये उल्टा है ना। आपने जैसे इसमें डिलीवरी टू गुड्स है, राइट टू यूज दिया जाता है इसमें। जैसे मैंने अपनी गाड़ी अगर पार्क कर दी तो मैंने अपनी गुड्स की तरह से डिलीवरी कर दी कि तुम इस देखभाल करोगे। तो इसलिए बेलमेंट होता है। बेलमेंट तो ये सेक्शन 148 से 160 है। और बेलमेंट में एक और बताया आपको, जैसे लॉकर रेंट पे लिया बैंक से, वो भी बेलमेंट आता है। सो बेलमेंट में आएगा, है ना। और जिस तरह आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, वो भी बेलमेंट आएगा। तो बेलर और बेली, इसके दो पार्टीज हैं। दो पार्टी है, एक बेलर होता है, एक बेली होता है। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस उसके बाकायदा बेलमेंट एक्ट में लिखा होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज। आप इसको समझ लें एग्जाम पर्पज से, व्हाट इज बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब है अपनी चीज़ को ले जाके वहाँ रख दें और उसका किराया वो लेता है छोटा सा, जी जी है ना। हाँ। वो छोटा सा किराया लेता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके हिसाब से ये बेलमेंट होता है। जो एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से बनाया है मेहताब साहब ने, इट्स वंडरफुल। 148 से 160 सेक्शन तक यूज़ किया है। और कितने तरह के बेलमेंट होते हैं ये भी आप पढ़ें। एक ग्रेचुअस बेलमेंट होता है। ग्रेचुअस होता है, सही। ग्रेचुअस बेलमेंट का मतलब है वहाँ ग्रेटिफिकेशन है, वहाँ कोई चार्जेज नहीं, जी। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे सर ने ये बात छोड़ी है ग्रेचुअस, जैसे कि अगर शुद्ध हिंदी में बोले, जैसे निःशुल्क हो गया। मान लीजिए मैंने अपनी बाइक किसी को निःशुल्क दी है, राइट टू यूज़ दी है, तो मैं तो बेलर हो गया, देने वाला बेलर हो गया, और जिसको दी है वो बेली हो गया। तो मैंने उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए 2 दिन के लिए अपनी बाइक जो है उसको दी है, तो बेली की ड्यूटी है कि वो उस बाइक की उसी प्रकार से देख रेख करे, उसी प्रकार जैसे अपनी की करता है, जैसे अपनी की करता है। तो कैजुअल कोई गुना हो, हाँ, कोई लापरवाही नहीं हो। जी जी। और अगर उस मैंने, अब मेरी ये ड्यूटी है कि अगर उसमें कोई फॉल्ट है बाइक में जिसको मैं जानता हूँ, तो उसे मैंने उसको बता दिया कि इसमें ब्रेक कम लग रहे हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। अगर उसको बताने के बाद उसी कारणों से उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं लायबिलिटी नहीं होगी मेरी। और दूसरी बात कि अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम है जिसे मेरी नॉलेज नहीं है और उसके कारण से उसको कोई एक्सीडेंट या कोई फॉल्ट आता है, तो उसके लिए भी लायबल नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि सर जैसे हम देखते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर होती है, जैसे टूरिस्ट पे जो बाइक मिलती हैं या ओला है, उबेर है, इनकी ये ड्यूटी है कि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर इन्हें अपने फॉल्ट के बारे में, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, अगर फॉल्ट के बारे में जानते हो या ना जानते हो, अगर उससे कोई भी फॉल्ट की वजह से अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है वो ये रिलीफ नहीं ले सकती कि हम इंटरनल प्रॉब्लम को नहीं जानते थे। इसलिए ये आपने जो बोला है कि निःशुल्क और क्या कहते हैं फ्री कॉस्ट और कॉस्टली, तो जिसमें कॉस्ट ले रहे हैं, जिसमें सर्विस के लिए पैसे ले रहे हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, वहाँ देखो जिम्मेदारी आपको देना पड़ेगा। गुड मेहताब साहब, तो आपने बेलमेंट को क्लियर कर दिया। और इसमें आगे आता है एजेंसी अरेंजमेंट। देखिए बिजनेस में एजेंसी अरेंजमेंट होते हैं, तो इसमें एजेंट एंड प्रिंसिपल दो पार्टीज होती है। एक तो एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है। हु में एम्प्लॉय एजेंट, वो एम्प्लॉय कर सकता है। 182 और 183 सेक्शन में एजेंसी अरेंजमेंट है। एजेंसी अरेंजमेंट का मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है। जैसे बैंक है, बैंक भी एक एजेंट है जी, तो वो एजेंसी अरेंजमेंट में आता है। प्रिंसिपल कौन है? हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने खाते के ब्याह पे कि आप इसमें ये काम कर दें, सो बैंक बिकम एजेंट। और ये एजेंसी अरेंजमेंट बिजनेस में बहुत चलता है। और जैसे किसी ने मैनेजर अपॉइंट कर लिया तो दैट इज ऑल्सो एजेंट, है ना। जी। आगे चल के सब एजेंट का है, मतलब सब एजेंट कब कर सकता है कि जब एजेंसी के एग्रीमेंट में ये क्लॉज हो सब एजेंट कि सब एजेंट दे सकता है, यदि नहीं है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेलीगेटेड पावर है जी। एजेंसी वाली। अगर वो कर लेता है सब एजेंट, मान लीजिए परमिशन नहीं है और कर लिया उसने सब एजेंट, और उस सब एजेंट अगर कोई फॉल्ट कर देता है तो उसमें प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है, बट एजेंट लायबल वो एजेंट लायबल के अलावा एक बहुत बड़ा ग्रॉस मिसकंडक्ट आ जाता है। जी जी। सब क्लॉज सब एजेंट तभी बनाया जाएगा
जब एग्रीमेंट में क्लॉज हो, क्योंकि डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी रीडेलीगेटेड है। मानिए मैंने मैनेजर बना दिया तो एक मेरा मैनेजर दूसरे को मैनेजर नहीं बना सकता जी वो बना सकता है, बशर्ते उस पर क्लॉज हो। जी क्लॉज नहीं है तो नहीं बना सकता है। एजेंट राइट्स एंड ड्यूटी